जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक कारक, और उसमें भी स्थलाकृति, जिसको आप टोपोग्राफी कहते हैं। देखो बेटा, स्थलाकृति में हम जानते हैं कि मैदानों के अंदर लोग ज्यादा रहते हैं, तो सीधा सीधा लिखेंगे हम कि मैदानी भागों में जो प्लेन एरिया है, मैदानी भागों में पर्वतों, रेगिस्तान या अन्य की बजाय अधिक लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर यातायात, संचार, ये सारी सुविधाएं ज्यादा होती हैं। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं, जैसा कि गंगा का मैदानी भाग, वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे। गंगा के मैदानी भाग में अधिक लोग रहते हैं, जबकि जैसे कि मान लीजिए आल्प्स है, आल्प्स पर्वत यूरोप के अंदर, एंडीज दक्षिण अमेरिका, सहारा अफ्रीका मरुस्थल, सहारा में लोग कम रहते हैं। तो ये पहला है कि स्थलाकृति काफी प्रभावी कारक है जनसंख्या वितरण का, जनसंख्या ज्यादा या कम रहने का। आप लोग भी पहाड़ों पर रहना कम पसंद करते होंगे, जब मैदानी भाग है जहाँ पे यातायात है, सारी सुविधाएं, हम आसानी से आ जा सकते हैं। सरकार को भी जो है काम करने में, वहां पे सुविधा देने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहला स्थलाकृति, यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, आपको विद एग्जाम्पल लिखना है। दूसरा है बेटा जलवायु। जलवायु जहां पर एकदम ज्यादा ठंडा, एकदम ज्यादा गर्म होगा, वहां पर लोग कम रहते हैं। चरम जलवायु में, चरम जलवायु का मतलब होता है या तो अधिक ठंडा होगा, जैसे कि अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है या उच्च अक्षांश है, या फिर ज्यादा गर्म होगा, जैसे कि सहारा रेगिस्तान। तो चरम जलवायु क्षेत्रों में, चरम जलवायु क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं। जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, इसके एग्जाम्पल है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, वहां पे ठंड पड़ती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है। अंटार्कटिका है, ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंड ज्यादा होती है। क्षेत्र विशेष में अंटार्कटिका ले सकते हैं आप, या फिर गर्म के अंदर सहारा का मरुस्थल ले सकते हैं। यहां पर लोग बहुत कम रहते हैं, कारण यही है कि चरम जलवायु है। समशीतोष्ण जलवायु जहां पे होगी, जहां ज्यादा ठंडी भी नहीं, ज्यादा गर्मी भी नहीं, वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे। उसके बाद में तीसरा है आपकी मृदा, मिट्टी। उपजाऊ मृदा कृषि को प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है। इसलिए जहां पे मिट्टी उपजाऊ होगी, वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे। कृषि, उपजाऊ मिट्टी कृषि को प्रोत्साहित करती है। यहां लोग अधिक रहते हैं क्योंकि खेती करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग, जहां पे नदियां अपने साथ में मिट्टी लाती हैं बहुत सारी, है ना, तो वहां पर खेती ज्यादा होती है। तो एग्जाम्पल के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है। उसके बाद में आपके चीन के अंदर हांग हो, चांगजियांग है। एग्जाम्पल गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, और चीन के अंदर जिसको आप पीली नदी कहते हैं, हांग हो नदी, उसके द्वारा जो चांगजियांग नदी है, चांगजियांग का मैदान। तो यहां पर लोग ज्यादा रहते क्योंकि खेती ज्यादा होती है, मिट्टी उपजाऊ होगी, खेती ज्यादा होगी, तो लोग ज्यादा रहेंगे। हम 6 क्लास ये पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, स्थलाकृति, जलवायु, फिर मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जल, चौथा जल भी कैसा होना चाहिए, मीठा, अलवणीय।
अवलवणीय हो गया ये अलवणीय जल अर्थात जो खारा नहीं हो, मीठा पानी हो। अलवणीय जल की उपलब्धता मानव निवास को प्रोत्साहित करती है या मानव निवास को बढ़ाती है। लोग ज्यादा रहेंगे जहां पे नदियां होगी, है ना, नहरें निकाली गई होगी, मीठा पानी होगा, खारा नहीं होगा, वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। और शुरू से ही जो सभ्यताएं बनी वो नदियों के किनारे थी, तो जल भी एक कारक है जहां पे जनसंख्या ज्यादा आपके वहां रहेगी। दूसरा है, इसके आगे हम चलते हैं, मान लीजिए कि खनिज भंडार। खनिज भंडार, तो खनिज भंडार जहां मिलते हैं उसके आसपास लोगों को रोजगार मिलता है। तो खनिज भंडार रोजगार को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खानें हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खानें और तेल, जहां मध्य पूर्व के अंदर तेल है, तेल जिसको ऑयल कंट्रीज भी कहते हैं हम, मध्य पूर्व में तेल की, खनिज तेल की उपलब्धता ने लोगों को आकर्षित किया है, मतलब लोग वहां पे ज्यादा बसते हैं। तो खनिज जहां पे मिलेंगे वहां पर भी लोग ज्यादा रहेंगे, उनको रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए आकर्षित किया है। ये है बेटा भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक क्या क्या है देखिए, बहुत अच्छे से आपको लिखना है, इसको समझना है। सबसे पहले जमीन कैसी है, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, पर्वत नहीं, रेगिस्तान नहीं, बल्कि मैदानी होना चाहिए। मैदानी भाग में लोग ज्यादा रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए गंगा का मैदान। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर लोग कम रहते हैं। एग्जाम्पल में आपको लिखना है। दूसरा है आपका क्लाइमेट कैसा है, वहां पर हाई टेम्परेचर, ठंडा या गर्म, अगर ज्यादा होगा तो लोग कम रहेंगे। जैसे कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है, अंटार्कटिका है, मरुस्थल है, वहां मिट्टी उपजाऊ होगी तो लोग ज्यादा रहेंगे क्योंकि खेती होती है वहां पर। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है, हांगो चांगजियांग, ये चीन के अंदर है, ध्यान रखना। ये तो भारत में है ही, आपको पता है, ये चीन के अंदर है। हांगो नदी और चांगजियांग के जो मैदानी भाग हैं वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। चीन भी मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। देन उसके बाद में जल, पानी अच्छा होगा तो लोग ऑटोमेटिकली रहेंगे। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो पहले देखते हैं कि यार पानी कहाँ है, कैसा है वहां का, तो ये चीजें आपको पता रखनी है। देन मिनरल्स, खनिज भंडार जहां पे उपलब्धता होगी, लोग रोजगार के लिए वहां पे जुटेंगे। अफ्रीका और मध्य पूर्व में तेल का एग्जाम्पल दिया है। 5 बिंदु आपको पता रखने हैं भौगोलिक क्षेत्रों में जिसकी वजह से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक। लिखिए इसको। भौगोलिक कारक के बाद में बात करते हैं सामाजिक कारक। सोसाइटी के अंदर आदमी रहता है, उसको क्या चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, रहने की सुविधा चाहिए, घर चाहिए, यातायात के साधन चाहिए, अपने रोजमर्रा के काम आराम से हो जाए। ऐसी जहां पे सुविधा मिलेगी लोग ज्यादा रहेंगे। तो देखिए सामाजिक कारकों में क्या क्या बेटा, एक तो अच्छी आवास सुविधा, अच्छी आवास की सुविधा, घर उसको मिल जाए, फिर उसके पढ़ने के लिए जगह मिल जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये जहां पर उसको अवसर मिलेंगे वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। रोजगार के अवसर लोगों को अधिक बसाते हैं। और ये जैसे जहां पर ये सब ज्यादा मिलेंगे वहां पर ये सामाजिक कारक है, वहां पर आदमी ज्यादा रहेगा। जैसे एक शहर का नाम दिया है पुणे, बहुत सारे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि जयपुर दे सकते हैं, दिल्ली दे सकते हैं, जहां पर ये सुविधाएं आपको ज्यादा मिलेगी, आपकी रहने की, खाने की, पीने की, है ना, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, एजुकेशन वगैरह की, ये है वो आपको आकर्षित करें। उसके बाद में है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंदर जब आपको, ये पहला वो था, ये दूसरा है, ये तीसरा है। आर्थिक कारक है आदमी को रोजगार, जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, वो काम उसको जहां मिल जाएगा, जहां पे इंडस्ट्रीज होगी वहां पे लोग ज्यादा जाएंगे। रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में लोग औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होते हैं। रोजगार प्राप्ति
के लिए लोग औद्योगिक क्षेत्रों, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होते हैं और वहां पर लोग जो हैं वो रहते भी हैं, घर भी बनाते हैं और वहां पर अपना जीवन गुजारा करते हैं। जैसे कि अगर भारत के अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो मुंबई भारत की औद्योगिक नगरी कह सकते हैं। पूरे देश के कोने कोने से लोग वहां बसे हैं रोजगार के लिए। अगर हम जापान की बात करें तो जापान में ओसाका, आपने इंडस्ट्री में पढ़ा था उद्योग वाले चैप्टर में, तो ये रोजगार भी एक आर्थिक कारक में, रोजगार एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे बसते हैं और वहां पे सेटल्ड हो जाते हैं। हम पढ़ रहे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण। अब लास्ट में आता है आपके सांस्कृतिक कारण। चौथा, सांस्कृतिक कारण। देखो बेटा, हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति से लगाव होता है और जो आदमी संस्कृति से लगाव रखेगा तो जहां पे सेम कल्चर होगा वहां पर वो जाएगा। मान लीजिए मैं गुजरात में हूं, अब मैं भी गुजरात के अंदर काफी टाइम हो गया मुझे, तो यहाँ की जो संस्कृति है वहां से मुझे लगाव है। राजस्थान से मेरा नेटिव है तो वहां से संस्कृति से लगाव है। तो ऐसे जहां पर आपको अपनी संस्कृति मिलेगी वहां पर ऑटोमेटिकली ह्यूमन बीइंग है, कोई भी आदमी होगा उसका अटैचमेंट होता है, वो वहां पे बसने की कोशिश करता है। तो धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को बसने के लिए प्रेरित करते हैं या आकर्षित करते हैं। देखिए, धर्म व संस्कृति वाले स्थान लोगों को बसने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। जैसे अगर भारत में भारतीय संस्कृति की बात करूं तो जैसे कि भारत में वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे वहां पे जनसंख्या जो है वो ज्यादा है। आप यरूशलेम देख लीजिए जहां पर अनेक संस्कृतियां, चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाई हो, है ना। आप वेटिकन सिटी देख लीजिए जहां पे पोप रहता है, वहां पर भी लोग ज्यादा रहते हैं ना। तो ये सारे जो है ये केंद्र बिंदु होते हैं अपनी संस्कृति के, जहां पे लोग रहने के लिए उत्साहित होते हैं या बसने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है बसने के लिए कि हाँ चलो हमारा कल्चर है, हमारी धर्म है, हमारा संस्कृति है और मानव है हम लोग, ये सहज है। तो ये आपको कारक याद रखने हैं, चारों कारक। भौगोलिक के कारण अंदर हमने स्थलाकृति, जल है, जलवायु है, मिट्टी है, ये सारा पढ़ा। फिर उसके बाद में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इसको नोट बना के आप ढंग से इसको एग्जाम्पल के साथ में तैयार करना है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं जनसंख्या परिवर्तन, कि जनसंख्या बदली कैसे समय के साथ। ये अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। जनसंख्या परिवर्तन, देखो जनसंख्या अलग है, वितरण अलग है और परिवर्तन अलग, दोनों को मिक्स मत कर देना। जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है? समय के साथ एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उसमें देखेंगे आप जनसंख्या बढ़ी या घटी। एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन, उसको हम कहेंगे जनसंख्या परिवर्तन। एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या या जनसंख्या में बदलाव को हम जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। ऐसे अब देखिए आगे चलते हैं हम। अभी जनसंख्या परिवर्तन समय के साथ कैसे हुआ, तो सबसे पहला दिया कि 1800 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ी। पहला बिंदु 1800 ईस्वी तक जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। क्यों बढ़ी धीरे धीरे? उसके बढ़ने का कारण क्या था, अब मैं इसको समझाता हूं। सबसे पहले तो मृत्यु दर ज्यादा थी, लोग मरते ज्यादा थे। तो जब मरते ज्यादा थे, भले जन्म ज्यादा हो लेकिन मरते भी ज्यादा थे। पुराने जमाने में आप देखना, अपने दादा दादी से पूछना उनके पहले कि भाई हमारे जैसी 11 संतानें थी, उसमें से 3 ही बची, 8 तो मर गई, तो 11, लेकिन मरे भी तो ज्यादा। तो जन्मते ज्यादा थे, मृत्यु दर भी ज्यादा थी, तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। अभी मान लीजिए कि 2 संतानें, 3 संतान होते, लेकिन वो पूरा लास्ट तक चलती है। क्यों? क्योंकि उनको दवाई वगैरह मिलती है, खाना अच्छा मिलता है, ऐसे। तो जनसंख्या पहले धीरे धीरे बढ़ी। क्यों? क्योंकि एक तो मृत्यु दर अधिक थी, उसके बाद में
खाद्य सुरक्षा नहीं थी, लोगों को तो खाना नहीं पहुंचता था, कई लोग भूख से ही मर जाते थे। फिर दवाइयां नहीं थी, औषधियां नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो इस वजह से जनसंख्या जो है वो 1800 तक जो है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ी। 1800 तक जो है ये विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब। याद रखना, ये आंकड़ा ध्यान रखना। हम पढ़ रहे जनसंख्या परिवर्तन कैसे हुआ। पहला बिंदु जनसंख्या परिवर्तन का कि 1800 ईस्वी तक जो है जनसंख्या वो कितनी थी? 1 अरब। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले इसको समझ लो हम। पहले ये जनसंख्या का सामाजिक कारक, वितरण को प्रभावित करने वाला, फिर आपके आर्थिक कारक। एग्जाम्पल आप साथ में रखना, एग्जाम्पल को समझते, जो मैंने समझाया उसको लिखते रहना। फिर ये सांस्कृतिक कारक, हम संस्कृति के लिए 3 स्थानों का जिक्र है। नया टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन। परिभाषा हो गई, एक निश्चित अवधि के दौरान जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसको हम कहेंगे जनसंख्या परिवर्तन। फिर उसका पहला बिंदु, देखो प्रश्न आता है जनसंख्या परिवर्तन को समझाइए, तो परिभाषा लिख के पहले मैं आपको बताना है कि 1800 ईस्वी तक जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि लोग मरते ज्यादा थे, मृत्यु दर अधिक थी, खाद्य सुरक्षा नहीं थी और दवाइयां नहीं थी, इसलिए 1800 तक तो हुआ 1 अरब। अब 1800 के बाद में इसके 3 बिंदु हम इसको समझेंगे। उसके बाद में क्या हुआ देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। लिखिए इसको पहले। फिर देखिए दूसरा, 1959 तक लगभग 150 वर्षों में जनसंख्या हो गई 3 अरब और इसको कहा गया जनसंख्या विस्फोट। ये प्रश्न आता है कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है कि 1800 तक विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी, लेकिन 1959 तक लगभग 150 वर्षों तक ये हो गई 3 अरब। तो उसके बाद में 3 अरब के बाद में जो स्पीड उसने पकड़ी उसको कहा गया 1999 में। देखिए फिर तीसरा 1999 में ये हो गई आपके 6 अरब। लगभग 30 वर्षों में वापस कितनी? 3 अरब से सीधी 6 अरब हो गई, डबल हो गई। तो ये जो स्थिति है वो है जनसंख्या विस्फोट। अब ये इसका कारण क्या था? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और खाद्य सुरक्षा की गारंटी। लोगों को अब भूख से नहीं मरने दिया जाता, सरकार बहुत प्रयास करती है, लोग भी काफी आगे आते हैं और बेहतर औषधियां मिलती है। अब स्वास्थ्य सेवा आपने लिख ही दिया है। स्वास्थ्य हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गया, बेहतर औषधियां हो गई और मृत्यु दर कम हुई है। मृत्यु दर का कम होना। तो यह आपको पता रखना है जनसंख्या परिवर्तन क्या है। उसके 3 बिंदु समझने हैं। पहला आपने 1800 तक देखा, दूसरा 1959 तक जब जनसंख्या 3 अरब हो गई, जिसको कहा गया जनसंख्या विस्फोट की जनसंख्या काफी बढ़ गई है। और इसका जो अगला चरण था वो 1999 तक 6 अरब, मतलब सीधा डबल हो गई। ये कारण क्या थे? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, खाद्य सुरक्षा की गारंटी, बेहतर औषधियां, मृत्यु दर का कम होना। तो ये जनसंख्या परिवर्तन का भी छोटा सा टॉपिक है। अब हम देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के कारक क्या है और उसके बाद में जनसंख्या का जो संगठन है उसको देखेंगे पिरामिड व्यवस्था के हिसाब से। हम यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा? जनसंख्या परिवर्तन के कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, देन जनसंख्या परिवर्तन। देखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं।